हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओजोन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा ह्यूमन हार्ट के बारे में, मानव हृदय के बारे में। ह्यूमन हार्ट जिसकी उत्पत्ति मैंने बताई थी आपको, मेजोडर्म के द्वारा होती है। अगर हार्ट की अगर बात करें कि हार्ट स्टडी की अगर बात करें, मैंने बताया आपको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रक्चर के अंदर हार्ट की जो स्ट्रक्चर जो होती है उसमें हम लोगों ने पल्मोनरी, धमनी, पल्मोनरी शीरा इनका अध्ययन किया, जिसमें मैंने बताया आपको कि जो धमनी केवल जो धमनी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और जो पल्मोनरी शीरा जो होता है या ये केवल शीरा की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। जहां अगर पल्मोनरी अगर धमनी लग जाए तो वहां पर पल्मोनरी धमनी के अंदर क्या होगा, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। लेकिन जहां पल्मोनरी शीरा अगर लग जाए तो वहां पर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो मैंने कहा था कि पिछले कि हार्ट की जो स्ट्रक्चर जो थी उसमें 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्षों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, जिसमें बायां आलिंद, बायां नीले और दायां आलिंद और दायां नीले, इन सब के बारे में मैंने बताया आपको। हृदय साउंड के बारे में मैंने बताया आपको, और हृदय में कितने कपाट होते हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में, मानव श्वसन के बारे में। अब देखो श्वसन क्या होता है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक अपना है श्वसन। श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अभी ये होता क्या है श्वसन। श्वसन के बारे में बताता हूं मैं आपको कि O2 को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है। इधर सुनना बेटा, O2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन। O2 को ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना श्वसन कहलाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन जो होती है, अपने जो इन्वायरमेंटल जो होता है, पर्यावरण जो होता है, उस के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 21%। कितने परसेंट होती है, 21%। अगर बात करें यहां पर O2 पर जिसने सर्च किया वो साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले, इस जोसेफ प्रिस्टले ने O2 की खोज की। ऐसे अगर बात करें यहां पर कि इस इन्वायरमेंटल में पाए जाने वाले जो CO2 जो होता है, ये जो CO2 जो होता है ये होता है 0.03%। 0.03%। ये तो था कि श्वसन, श्वसन रेस्पिरेशन होता है, O2 को ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे कि जीवों में श्वसन जो होता है वह किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखना बेटा आगे, जीवों में श्वसन की अगर बात करें, बड़ा मोस्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेस्पिरेशन। यहां पर बात करते हैं जीवों में श्वसन की, तो याद रखना बेटा, जीवों में श्वसन की अगर बात करें तो जीवों में सबसे पहले बात करते हैं यहां पर है कि प्रोटोजोआ। कुछ इस फाइलम ऐसे हैं, कुछ संघ ऐसे हैं कि एक तो होता है जैसे प्रोटोजोआ, एक होता है इसमें टीनोफोरा। टीनोफोरा, इसके अलावा स्लेटेंट्रा, एक होता है इसमें पोरीफोरा। पोरीफोरा, इनमें जो श्वसन जो होता है ना बेटा, इनमें श्वसन जो होगा, इनमें श्वसन होता है बाह्य कोशिकीय श्वसन या कोशिकीय सतह द्वारा, कोशिकीय सतह द्वारा या बाई डिफ्यूजन द्वारा, या यह कह सकते हैं विसरण
विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। याद रखना बेटा, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। जीवों में जो श्वसन जो होता है, वो जीवों में श्वसन के लिए कुछ संघ ऐसे हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। मैं बता दूं आपको कि अगर एनिमल किंगडम की अगर बात करें, जंतु जगत की अगर बात करें, तो उसमें सबसे बड़े संघ की अगर बात करें तो ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा के अलावा जैसे प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ में एक कोशिका जीव आते हैं भाई, जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, वो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में। अब यहां पर प्रोटोजोआ है, एक है टीनोफोरा, जिसको कोम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। याद रखना बेटा, क्या नाम से जाना जाता है? कोम्ब जेली के नाम से, इसको कोम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक है सिलेटेंट्रा, उसके बाद में सिलेटेंट्रा के बाद में यहां पर एक है पोरीफोरा, इसको स्पंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बात करते हैं कि जो जीवों में श्वसन जो होता है, तो उसमें कुछ फाइलम ऐसे हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, टीनोफोरा है, सिलेटेंट्रा है या पोरीफेरा है। इनमें जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया जो होती है, वो श्वसन की जो क्रिया होती है, वो कौन सी होती है? कोशिकीय सतह द्वारा। ये कोशिकीय सतह द्वारा या विसरण विधि द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जैसे कुछ संघ ऐसे भी है जिनमें ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण या श्वसन का अभाव होता है। तो याद रखना बेटा, बड़ा मोस्ट है। देखो, जैसे एक होता है प्लेटीहेल्मिंथेज, प्लेटीहेल्मिंथेज, याद रखना प्लेटीहेल्मिंथेज, और एस के हेल्मिंथेज, प्लेटीहेल्मिंथेज और एस के हेल्मिंथेज, ये दो संघ ऐसे हैं जिनमें रक्त परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन का अभाव होता है। याद रखना बेटा कि प्लेटीहेल्मिंथेज और एस के हेल्मिंथेज, ये दो संघ ऐसे हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन का अभाव होता है। अब यहां पर बात करते हैं, बोले सर ये रक्त परिसंचरण होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि परिसंचरण तंत्र की अगर डेफिनेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेशन क्या होता है कि डेफिनेशन के अंदर कि अपने शरीर में बाह्य कोशिकीय द्रव्य ये क्या करता है? प्रत्येक कोशिका को O2 व जल उपलब्ध करवाता है, और उनको क्या करता है? उत्सर्जी माध्यम से उसको क्या करता है? निष्कासित कर देता है। उत्सर्जन के द्वारा उसको क्या करता है? निष्कासित करने का कार्य करता है। इसे क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अब यहां पर अगर बात करें कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें, या रक्त परिसंचरण तंत्र के अगर जनक की अगर बात करें, तो वो जनक याद रखना बेटा विलियम हार्वे होता है। कौन सा वैज्ञानिक है? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र के अगर जनक की अगर बात करें तो विलियम हार्वे। तो कहने का मतलब प्लेटीहेल्मिंथेज और एस के हेल्मिंथेज, इनमें क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन का अभाव होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे लेते हैं। उसके बाद में कुछ संघ ऐसे भी है जिनमें अदरवाइज श्वसन होता है, जैसे एनिलिडा। याद रखना बेटा, एक तो होता है एनिलिडा के अलावा जैसे ऑर्थोपोडा, एक होता है मोलस्का। अब याद रखना बेटा, यहां पर जो एनिलिडा जो संघ जो होता है, एनिलिडा संघ में नम त्वचा द्वारा श्वसन होता है। नम त्वचा द्वारा क्या करता है? ये श्वसन करता है। जैसे एनिलिडा में कौन से आते हैं? कभी आपने सुना होगा अर्थवर्म,
या केचुआ, केचुआ ये एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है, केचुआ। अब यहां पर बात करें इस एनिलिडा संघ की स्थापना करने वाले अगर साइंटिस्ट की अगर बात करें, तो एनिलिडा संघ की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक की अगर बात करें तो वो है लेमार्क। लेमार्क ने एनिलिडा संघ की स्थापना की। उसके बाद में बात करते हैं बेटा, एनिलिडा जो होता है ये नम त्वचा द्वारा क्या करता है, शोषण करता है। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। और उसके बाद में बात करते हैं मोलस्का, ऑर्थोपोडा। अब मैंने यहां पर बताया था कि जो ऑर्थोपोडा जो होता है, ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। और ऑर्थोपोडा में श्वसन अंग जो होते हैं, इस ऑर्थोपोडा में श्वसन अंग की अगर बात करें तो वो होता है ट्रेकिया, या ट्रेकिया को क्या बोल सकते हैं, श्वास नली बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, श्वास नली बोलते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली। अब यहां पर बात करते हैं मोलस्का। जंतु जगत का दूसरे नंबर का संघ की अगर बात करें तो वो होता है मोलस्का। इस मोलस्का में जो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, वो होता है गिल्स या टिनिडियम द्वारा, टिनिडियम द्वारा, गिल्स या टिनिडियम द्वारा होता है। किसमें, मोलस्का के अंदर। कि एनिलिडा में नम त्वचा द्वारा श्वसन होता है। और तो बड़ा की यहां पर बात करते हैं, यहां पर ट्रेकिया श्वास नली के द्वारा होता है। मोलस्का की अगर यहां पर बात करते हैं तो वो गिल्स या टिनिडियम के द्वारा शोषण होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर बेटा, इसमें एनिलिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया और मोलस्का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कोडेटा, जो जंतु जगत का अंतिम संघ की अगर बात करें, जंतु जगत के अंतिम संघ की अगर बात करें, लास्ट फाइलम की अगर बात करें, लास्ट संघ की अगर बात करें तो वो होता है कोडेटा। कौन सा होता है, कोडेटा। याद रखना बेटा, कौन सा, कोडेटा। अब देखो इधर, ये जो कोडेटा जो होता है ना, ये जंतु जगत का अंतिम संघ होता है। जंतु जगत का मैंने यहां पर बताया, एनिमल किंगडम का यहां पर बताया मैंने कि सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है। जंतु जगत का दूसरे नंबर का संघ मोलस्का होता है। और जंतु जगत का सबसे छोटा संघ की अगर बात करें वो टिनोफोरा होता है। और जंतु जगत का अगर अंतिम संघ की अगर बात करें तो ये अंतिम संघ क्या होता है, कोडेटा होता है। अब बेटा इस तरह सुनना, इस कोडेटा के अंदर अगर बात करें तो इस कोडेटा में आता है आपका, एक तो आता है पीसीज वर्ग। कौन सा आता है, पीसीज। पीसीज के अलावा बात करते हैं यहां पर एम्फीबिया। कौन सा आता है, एम्फीबिया या एम्फीबियंस। उसके बाद में बात करते हैं एवीज, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया। और यहां पर बात करते हैं, यहां पर है मेमेलिया। याद रखना, मेमेलिया। मेमेलियंस क्या होते हैं या मेमेलिया क्या होते हैं, स्तनधारी प्राणी। कौन से होते हैं, स्तनधारी। अब यहां पर याद सुनना बेटा, पीसीज, पीसीज में क्या होते हैं, ये पीसीज में आते हैं मछली, मछली वगैरह आती है। और पीसीज में जो श्वसन जो होता है, पीसीज में जो श्वसन जो होता है, याद रखना बेटा, किसके द्वारा होता है, क्लोम या गिल्स के द्वारा। यहां पर जो श्वसन जो होगा वो होता है क्लोम या गिल्स के द्वारा। एम्फीबिया की अगर बात करें, यहां पर एम्फीबियंस की अगर बात करें तो एम्फीबिया में श्वसन जो होता है ना बेटा, वो किसके द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा। गिल्स या गलफड़ों या फेफड़ों के द्वारा। याद रखना बेटा, गलफड़ों या फेफड़ों के द्वारा। अब यहां पर बात करते हैं बेटा, यहां पर एवीज, एवीज वर्ग में कौन से आते हैं, पक्षी वर्ग आते हैं बेटा, पक्षी, पक्षी वगैरह एवीज में आते हैं। एम्फीबियंस में जैसे मेंढक आता है, सैलामेंडर आता है, मगरमच्छ आते हैं, इस एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। या इस एम्फीबिया वर्ग को क्या बोल सकते हैं, उभयचर, उभयचर। या उभयचर की अगर बात करें कि जो जल और थल दोनों में रहते हैं, दोनों में निवास करते हैं, तो जल और थल में भी दोनों में निवास करते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर। और एम्फीबिया के अंदर जो श्वसन जो होता है, यहां याद रखना बेटा, किसके द्वारा बताया मैंने, गलफड़े या फेफड़ों के द्वारा, या गिल्स या लंग्स के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा इनमें श्वसन होता है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर एवीज वर्ग। अभी याद रखना बेटा, एवीज
और रेप्टिलिया और मेमेलिया। एवीज, रेप्टिलिया और मेमेलिया, इनमें श्वसन के लिए अगर बात करें कि इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना बेटा, इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों। फेफड़ों को बोलते हैं लंग्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं प्रोटोजोआ, टिनोफोरा, सिलिडेंट्रा, पोरीफोरा। याद रखना बेटा, इनमें श्वसन की अगर बात करें तो श्वसन जो हो जाएगा वो होता है कोशिकीय श्वसन द्वारा या विसरण विधि के द्वारा श्वसन होता है। कुछ फाइलम मैंने ऐसे भी बताए, कुछ संघ ऐसे भी बताए जिनमें श्वसन एंड ब्लड सर्कुलेशन का क्या होता है? अभाव होता है। जैसे मैंने बताया यहां पर प्लेटिहेल्मिंथेस और एस्केल्मिंथेस, इनमें क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन का अभाव होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया यहां पर एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर श्वसन जो होता है, जैसे केचुआ होता है, केचुआ श्वसन जो करता है वो किसके द्वारा करता है? नम त्वचा के द्वारा करता है बेटा। याद रखना, किसके द्वारा करता है? नम त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। यहां पर मैंने बताया यहां पर ऑर्थोपोडा था, यहां पर था ऑर्थोपोडा, और ऑर्थोपोडा के अंदर श्वसन की अगर बात करते हैं तो ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं? कीट आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। तो इनमें श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया या श्वास नली के द्वारा होता है। ट्रेकिया या श्वास नली के द्वारा होता है। उसके बाद में मोलस्का, मोलस्का मैंने बताया बेटा आपको गिल्स या टिनिडियम के द्वारा श्वसन होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहां पर जंतु जगत का अंतिम संघ, मैंने बताया यहां पर जंतु जगत का अंतिम संघ कोर्डेटा होता है बेटा। कौन सा होता है? कोर्डेटा। और इस कोर्डेटा में पीसीज आता है, एम्फीबी आता है, एवीज आता है, रेप्टिलिया आता है, और क्या होता है? मेमेलिया आता है बेटा। क्या आता है? मेमेलिया। अब यहां पर बात करते हैं कि इनमें जो श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कि जैसे इनमें अगर बात करें पीसीज, पीसीज में किसके द्वारा बताया मैंने आपको? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा बताया आपको? गिल्स के द्वारा बताया बेटा मैंने आपको। तो क्लोमिया गिल्स के द्वारा। एम्फीबिया के अंदर बताया मैंने आपको गलफड़ों या फेफड़ों के द्वारा। एवीज, एवीज में कौन से आते हैं? पक्षी, पक्षी वर्ग आते हैं एवीज के अंदर। और एवीज, रेप्टिलिया और मेमेलिया, इनमें श्वसन जो होता है बेटा वो लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। अब यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आगे कि श्वसन के प्रकारों की अगर बात करें, जैसे या श्वसन अंगों की अगर बात करें, भाई श्वसन के प्रकार की अगर बात करें तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। और श्वसन अंगों की अगर बात करें तो इसमें सहायक श्वसन अंग होता है, एक होते हैं मौलिक अंग, मौलिक श्वसन अंग। देखो याद रखना बेटा, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले, यहां पर बात करते हैं कि श्वसन अंगों की अगर बात करें, श्वसन अंगों की अगर बात करें कि बाह्य वातावरण से अपने शरीर में क्या पहुंचती है? O2 पहुंचती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। यहां पर बात करते हैं श्वसन के लिए, इसमें दो प्रकार के अंग होते हैं। एक तो बात करते हैं यहां पर एक नंबर सहायक श्वसन, सहायक श्वसन अंग, सहायक श्वसन अंग। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं बेटा मौलिक अंग। देखो सहायक श्वसन अंग की अगर बात करें, सहायक श्वसन में एक नंबर आता है इसमें आपका नासा छिद्र, नासा छिद्र। दो नंबर की अगर बात करें तो आता है कंठ या टेटवा बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रेकिया या बोल सकते हैं इसको श्वास नली। नेक्स्ट आता है इसमें ग्रसनी, ग्रसनी या इसको बोल सकते हैं लेरिंग्स, लेरिंग्स नहीं सॉरी फेरिंग्स, इसको बोलेंगे फेरिंग्स, फेरिंग्स। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर आता है श्वसनिका, श्वसनिका, और आता है इसमें
वायु कुप्पिकाएं, वायु कुप्पिकाएं, यह सहायक श्वसन अंग के भाग है। नासा छिद्र होता है, नासा वेश में कह सकते हैं, कंठ होता है, टेटवा कह सकते हैं, या लेरिंग्स कह सकते हैं। जैसे यहां पर बताऊं आपको मैं कि मनुष्य का जो कंठ जो होता है, मनुष्य के एक स्वर यंत्र जो होता है, इसे मनुष्य के स्वर यंत्र को बोलते हैं लेरिंग्स बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। याद रखना, मनुष्य के स्वर यंत्र को कहा जाता है लेरिंग्स। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहां पर, अगर बात करें यहां पर पक्षियों के बारे में पूछा जाए, पक्षियों के बारे में कि पक्षियों में पाए जाने वाला अगर स्वर यंत्र की अगर बात करें, तो पक्षियों में स्वर यंत्र की अगर बात करें तो वो होता है सेरिंग्स या सिरिंग्स बोल सकते हैं। सिरिंग्स, सिरिंग्स या सेरिंग्स। याद रखना, मनुष्य में, मानव में पाए जाने वाले कंठ जो होता है उसको तो बोलते हैं लेरिंग्स, और पक्षियों में पाए जाने वाला जो कंठ जो होता है उसको बोलते हैं सेरिंग्स बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। श्वसनिका है, वायु कुप्पिकाएं है, ये सहायक श्वसन अंग के भाग होते हैं। क्या होते हैं? सहायक श्वसन अंग के पार्ट होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें यहां पर कि सहायक श्वसन अंग हो गया, उसके बाद में मौलिक अंगों की अगर बात करें, 2 नंबर सहायक या डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन मौलिक अंग, मौलिक अंग, मौलिक अंग। अब यहां पर मौलिक अंग की अगर बात करें, या फिर मौलिक अंगों की बात करने से पहले यहां पर सहायक श्वसन अंगों की अगर बात करें, मैंने बताया था आपको यहां पर कि जो नासा छिद्र जो होते हैं, उस नासा छिद्र में क्या पाई जाती है? सिनिडेरियन झिल्ली पाई जाती है। उस सिनिडेरियन झिल्ली में, उसमें सिनिडेरियन झिल्ली में क्या जाती है? सूजन, स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के कारण जो गोबलेट कोशिका जो होती है, वो कलश कोशिका जो होती है, उनके कारण क्या होता है? म्यूकस का सिक्रेशन होता है। म्यूकस का क्या होता है? स्त्रावण होता है, या ये कह सकते हैं कि श्लेष्मा का क्या होता है? स्त्रावण होता है, जिसे अपन कह सकते हैं उसको सामान्य जुखाम कहेंगे, नॉर्मल कोल्ड कह सकते हैं। कि श्वसन के लिए सहायक श्वसन अंग की अगर बात करें, तो सहायक श्वसन के लिए मैंने बताया आपको कि नासा छिद्र के अंदर सिनिडेरियन झिल्ली पाई जाती है, और सिनिडेरियन झिल्ली जो क्या करती है, उसमें स्वेलिंग आने के कारण, उस स्वेलिंग आने के कारण उसको बोलते हैं सामान्य जुखाम। और उस सामान्य जुखाम का अगर रोगजनक की अगर बात करें, याद रखना बड़ा मोस्ट बेटा, वो है राइनो वायरस। इस राइनो वायरस के संक्रमण के कारण जुखाम होता है। इस राइनो वायरस के कारण जुखाम आता है, जुखाम, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल कोल्ड, सामान्य जुखाम कहते हैं। अगर क्वेश्चन यहां पर यह पूछा जाए कि सामान्य जुखाम का रोगजनक होता है, तो होता है राइनो वायरस। क्या होता है? राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस जुखाम। तो सिनिडेरियन झिल्ली में क्या होता है? इसे राइनो वायरस के कारण स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल कोल्ड या जुखाम कहते हैं। अब यहां पर यह भी देखना कि इसमें मैंने बताया लेरिंग्स, और लेरिंग्स जो होता है वो मानव के कंठ को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन मौलिक अंग। मौलिक अंग जो होता है ना बेटा, वो उनमें होता है फेफड़े। मौलिक अंगों की अगर बात करें तो फेफड़े। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अंग, फेफड़े, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको लंग्स बोलते हैं बेटा। लंग्स बोलते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मनुष्य में एक जोड़ी या वन पेयर के रूप में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। और इन फेफड़ों का जो निर्माण या उत्पत्ति की अगर बात करें, तो याद रखना बेटा, यहां पर फेफड़े की उत्पत्ति की अगर बात करें, उत्पत्ति, वो उत्पत्ति होती है एंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा होती है? एंडोडर्म के द्वारा। अब आपको ये यहां पर कंफ्यूज हो रहा होगा, ये बोले सर ये एंडोडर्म में क्या होता है, एक्टोडर्म में क्या होता है, मेसोडर्म में क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो होता है और मेसोडर्म, ये भ्रूणीय, एक भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है, एक भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है, उस दौरान बनने वाली 3 परतें होती है।
उस दौरान बनने वाली 3 परतें होती है जी। 3 परतों में अगर बात करें तो इसमें जैसे सबसे बाहरी परत की अगर बात करें कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ ना, कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ, मनुष्य के जितने भी ऑर्गन्स के निर्माण हुआ या अंगों का जो निर्माण हुआ, उन अंगों के निर्माण के लिए इन स्तरों का होना बहुत जरूरी है। इन स्तरों के द्वारा उनका निर्माण हुआ है, किनका, अंगों का निर्माण हुआ है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि इस एक भ्रूण का जब विकास होता है और भ्रूण के विकास जब होता है तो उस दौरान गैस्ट्रुला प्रावस्था के दौरान एक भ्रूणीय परिवर्तन की प्रावस्था होती है। वैसे 3 प्रावस्था होती है, एक तो होती है मोरुला, एक होती है ब्लास्टुला और एक होती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला लास्ट वाली प्रावस्था होती है, सबसे अंतिम प्रावस्था होती है। और अंतिम प्रावस्था के दौरान यहां पर कि इसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। अब 3 जनन स्तरों की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर होता है एक्टोडर्म। कौन सा होता है, याद रखना बेटा, कौन सा होता है, एक्टोडर्म। अब बात करते हैं यहां पर कि एक्टोडर्म के द्वारा यहां पर जैसे आपके दांतों का जो इनेमल जो चमकदार जो परत आपकी दांतों की जो दिख रही है, उस चमकदार परत का निर्माण भी कौन करता है, एक्टोडर्म करता है। अब यहां पर बात करते हैं कि एक्टोडर्म क्या करता है, एक्टोडर्म के द्वारा और किसका निर्माण होता है, अपनी जो न्यूरॉन्स जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, उस तंत्रिका कोशिका का निर्माण भी कौन करता है, एक्टोडर्म करता है। याद रखना बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट परत जो आती है यहां पर मध्य परत कह सकते हैं, इसको बोलते हैं मीजोडर्म। कौन सी परत बोलेंगे, इसको मीजोडर्म परत बोलते हैं। उसके बाद में जो अंतिम जो परत आएगी उसको बोलेंगे एंडोडर्म। कौन सी परत आती है, अब आपके दिमाग में कंफ्यूज हो रहा होगा भाई मीजोडर्म के द्वारा सर ने आप यहां पर तो यह बता दिया कि दांतों का जो चमकदार परत इनेमल का निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, लेकिन इसका निर्माण कौन कौन से अंग का निर्माण होता है इनके द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा। बेटा याद रखना कि एक तो नर में पाए जाने वाले टेस्टिस जिसको बोलते हैं वर्षण, या अंडा से, या कह सकते हैं कि ब्लड की उत्पत्ति, या कह सकते हैं अपना जो मानव हृदय जो होता है हेड की उत्पत्ति, ये सारे के सारे कौन करता है, मीजोडर्म करता है। कौन करता है, मीजोडर्म के द्वारा होता है। अब यहां पर बात करते हैं कि अपने जो लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, उन फेफड़ों का जो निर्माण करता है यहां पर वो कौन करता है, एंडोडर्म। कहने का मतलब यह है कि एक भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है, एक भ्रूण जब विकसित होता है, उस दौरान गैस्ट्रुला प्रावस्था के दौरान इन 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे बाहरी परत होती है एक्टोडर्म, मध्य परत हो जाएगी मीजोडर्म और आंतरिक परत हो जाएगी एंडोडर्म। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं बेटा कि इसमें लंग्स के में लंग्स की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, फेफड़े, ये फेफड़ों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई मैंने आपको, एंडोडर्म के द्वारा। आगे चलते हैं यहां पर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार होती है। याद रखना बेटा, इस प्रकार होती है। इस वाले भाग को बोलते हैं, इस वाले भागों को बोलते हैं लेरिंग्स कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। अब याद रखना लेरिंग्स जो अभी मैंने बताया था आपको कि जो लेरिंग्स जो होती है ये मानव का स्वर यंत्र होता है, कंठ को बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। इस लेरिंग्स में यहां पर कोटिलेज के बने या कोटिलेज उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। याद रखना बेटा, ये कौन से छल्ले पाए जाते हैं, देखो यहां पर देखना ऐसी संरचना आपको दिखेगी हर जगह, यहां पर सी आकार के यहां पर छल्ले पाए जाते हैं। इसमें सी आकार के छल्ले इसमें प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे को बांधने का कार्य करते हैं। अपूर्ण छल्ले होते हैं ये, सी आकार के अपूर्ण छल्ले इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि लेरिंग्स हो गया, और लेरिंग्स होने के बाद में इसको बोलते हैं यहां पर ये कहलाती है ट्रेकिया। क्या कहलाती है, ट्रेकिया। इस ट्रेकिया को बोलते हैं यहां पर श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। इस ट्रेकिया जो लेरिंग्स था इसको बोलेंगे स्वरयंत्र, कंठ को बोलते हैं, और इससे जस्ट नीचे का जो पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली। इस ट्रेकिया के अंदर भी मैंने बताया आपको कि इसमें सी आकार के अपूर्ण छल्ले प्रेजेंट होते हैं। सी आकार के
सी आकार के कोटिलेज उपास्थि के बने अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। अपूर्ण छल्ले इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि इसकी आगे स्ट्रक्चर जो होगी, आगे संरचना की अगर बात करें तो इसकी जो संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। इसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे कि इसमें एक यहां पर ये भी नोट करना कि जो ट्रेकिया की जो लंबाई जो होगी, ये जो ट्रेकिया की जो लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई होती है बेटा 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ट्रेकिया या श्वास नली सी आकार के कोटिलेज उपास्थि के बने अपूर्ण छल्ले इसमें पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो वो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई बताया मैंने आपको? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि जो लंग्स जो होते हैं, ये फेफड़े जो होते हैं, इसमें यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करेंगे, इसमें यहां पर ऐसे जगह होती है और ये स्ट्रक्चर होती है अच्छी। उसके बाद में यहां से और इसमें बीच में ये खास सी होती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। उसके बाद में इस लंग्स के चारों ओर इसका जो बाहरी आवरण जो होगा, इसका ये जो बाहरी आवरण होगा इसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरोन। ये बाहरी आवरण तो कहलाता है पेराइटल प्लूरोन कहलाता है। उसके बाद में अगर बात करें यहां पर बात करते हैं आंतरिक पार्ट जो होगा वो कहलाता है विसरल प्लूरोन कहलाता है। विसरल प्लूरोन कहलाता है। यहां पर एक बात और बता दूं मैं आपको कि मानव में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, बायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा होता है। जो बायां फेफड़ा जो होता है ये आकार में छोटा होता है और जो दायां फेफड़ा जो होगा वो आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। अब यहां पर बात करते हैं यहां पर कि जो बायां फेफड़ा जो होता है यहां पर इसकी स्ट्रक्चर के रूप में ऐसी निकली होती है और ये जो होता है यहां पर इनमें पाई जाती है। जैसे अभी बाहरी भाग तो कौन सा हो गया? पेराइटल प्लूरोन, और आंतरिक भाग कौन सा हो गया? विसरल प्लूरोन। एक ये भी याद रखना, इनमें जो पाए जाने वाला जो द्रव जो होता है उसको बोलेंगे अपन प्लूरोन द्रव। क्या बोलते हैं? प्लूरोन द्रव। ये प्लूरोन जो होते हैं, प्लूरोन द्रव जो होता है ये घर्षण से बचाने का कार्य करते हैं। इनमें इनके मध्य पाए जाने वाला द्रव होता है जो क्या करता है? घर्षण से बचाने का कार्य करता है। उसके बाद में यहां पर देखो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, या ये कह सकते हैं कि इस फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों की संरचना में पाए जाने वाले, अगर जैसे एक तो हो गया बायां फेफड़ा, एक हो गया यहां पर दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा द्विपालित होता है, दो लोब्स होते हैं इसके अंदर, दो पालियों से मिलकर ये बना होता है। जबकि ये दायां फेफड़ा, इसको बोलेंगे दायां फेफड़ा, इसको बोलते हैं दायां फेफड़ा। ये कहलाता है बायां फेफड़ा। ये कैसा होता है? छोटा। याद रखना बेटा,
एक यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा मोस्ट है बेटा कि फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की अगर बात करें तो वो होती है वायु कूपिकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोलाई। याद रखना, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की अगर बात करें तो वो कहलाती है वायु कूपिकाई, वायु कूपिकाई, या इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे इसको? एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो इधर सुनना बेटा, जो दायां फेफड़ा जो होता है ये मैंने बताया आपको कैसा होता है, बड़ा होता है। अगर इसके वेट की अगर बात करें कि जो बायां फेफड़ा की तुलना में जो दायां फेफड़ा जो होता है, बायां फेफड़ा की तुलना में जो दायां फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है। लेकिन अगर वजन की अगर बात करें कि वजन या भार की अगर बात करें तो वजन याद रखना बेटा, वजन कितना होता है? 625 ग्राम। याद रखना बेटा, कितना ग्राम होता है? 625 ग्राम। ये दाएं फेफड़े का वजन होता है। कितनी पाली होता है? त्रिपालित। कितनी पाली होता है? त्रिपालित। इसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 पालियों से मिलकर ये बना होता है, 3 पालियों से मिलकर ये बना होता है। और ये कैसा होता है? ये द्विपालित होता है, 2 पालियों से मिलकर बना होता है। और बायां फेफड़ा जो होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। लेकिन इसके भार की अगर बात करें, भाई दायां फेफड़ा जो था इसका वजन तो कितना है? 625 ग्राम। और बायां फेफड़ा जो है इसके अगर वजन की अगर बात करें, यहां पर वजन की अगर बात करें, भार की अगर बात करें तो वो होता है 565 ग्राम। कितना होता है? 565 ग्राम होता है बेटा, याद रखना, 565 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि इनमें मैंने यहां पर बताया कि इसमें फेफड़े की संरचना के अंदर ऐसी गुब्बारी नुमाई संरचना पाई जाती है, या इसको ये कह सकते हैं कि प्राथमिक, इसको बोलेंगे प्राथमिक, प्राथमिक ब्रोनकस, प्राथमिक ब्रोनकस। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर कि इनमें ऐसी गुब्बारी नुमाई संरचना देखने को मिलती है। इन गुब्बारी नुमाई संरचना को, इन गुब्बारी नुमा संरचना को इनको बोलते हैं वायु कुप्पिकाएं, जो श्वसन के लिए सहायता करती है। यह कहलाती है वायु कुप्पिकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई बोलते हैं। और यहां पर बात करते हैं कि जो एल्वियोलाई जो होती है, वायु कुप्पिकाएं जो होती है, ये वायु कुप्पिकाएं क्या करती है? ये टोटल संख्या की अगर इनकी बात करें तो टोटल संख्या इनकी होती है 75 करोड़। याद रखना बेटा, कितनी होती है? 75 करोड़। क्या पाई जाती है? वायु कुप्पिकाएं पाई जाती है, जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? गुब्बारी नुमाई स्ट्रक्चर के रूप में होती है, गुब्बारी नुमाई होती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि वायु कुप्पिकाएं, ये टोटल संख्या की अगर बात करें तो कितनी होती है? 75 करोड़ टोटल संख्या होती है इसकी, 75 करोड़ वायु कुप्पिकाएं पाई जाती है। अब सुनना बेटा, यहां पर इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट जो होता ना, ये दोनों फेफड़ों के मध्य जो भाग पाया जाता है इसको कहते हैं मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम, याद रखना, इसको बोलते हैं मीडिया स्टिनम। और इन दोनों फेफड़ों के यहां पर पाया जाता है यहां पर इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलेंगे? डायफ्राम, डायफ्राम बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम हिंदी में बोलते हैं इसको तनुपट। क्या बोलते हैं? तनुपट बोलते हैं। डायफ्राम कह दो चाहे तनुपट कह दो। तो बात करते हैं यहां पर कि ये मौलिक अंग, सहायक श्वसन अंग की अपने बात कर ली, मौलिक अंग की बात कर ली कि मौलिक अंग जो होते हैं, कि मौलिक अंग के रूप में क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों की उत्पत्ति मैंने बताई आपको एंडोडर्म के द्वारा होती है। और फेफड़ों की संरचना की अगर बात करें कि मौलिक अंग फेफड़े होते हैं, और फेफड़े मानव में एक जोड़ी के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर बात करते हैं कि जो फेफड़े जो होते हैं कि एक बायां फेफड़ा होता है, एक दायां फेफड़ा होता है।
इस बायां फेफड़े का जो वजन मैंने बताया कितना होता है, 565 ग्राम होता है। कैसा होता है आकार में, छोटा होता है। कैसा होता है, द्विपालित होता है। कैसा होता है, द्विपालित। उसके बाद में जो दायां फेफड़ा जो होता है, इस दायां फेफड़े का वजन यहां पर मैंने बताया 625 ग्राम होता है। कितना होता है, 625 ग्राम होता है। वजन 625 ग्राम होता है। लेकिन कैसा होता है, ये बड़ा होता है। अगर यहां पर बात करते हैं कि ये कितनी पाली युक्त होता है, ये यहां पर लिखा दिया मैंने, त्रिपालित युक्त होता है। 3 पालियों से या 3 लोब से मिलकर ये बना होता है। इन लंग्स के मध्य यहां पर मैंने बताया कि पाए जाने वाला जो लिक्विड जो होता है वो कहलाता है प्लूरोन द्रव। क्या कहलाता है, प्लूरोन द्रव कहलाता है। इसका जो बाहरी भाग जो होता है वो कहलाता है पेराइटल प्लूरोन। क्या कहलाता है, पेराइटल। इसके जस्ट नीचे यहां पर पाया जाता है विसरल प्लूरोन। इसमें इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसे बरी हुई संरचना के रूप में होता है, ये बरी हुई संरचना के रूप में। ये अब ये देखो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नवजात शिशु में श्वसन दर कितनी होती है और एक वयस्क में श्वसन दर की अगर बात करें कि, तो याद रखना बेटा, एक वयस्क में श्वसन दर की अगर बात करें तो 12 से 16 बार होती है। कितनी होती है, 12 से 16 बार ये श्वसन दर होती है। जबकि एक शिशु में या नवजात शिशु की अगर बात करें तो उसमें श्वसन दर होगी 40 बार। कितनी होती है, नवजात शिशु की अगर बात करें तो वो होती है 40 बार तक। यहां पर सबसे पहले बताया मैंने आपको, लेरिंग्स होता है, ऊपरी ऊपर लेरिंग्स होता है। इस लेरिंग्स को स्वर यंत्र या कंठ या टेटवा कह सकते हैं। यह मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में पाए जाने वाला स्वर यंत्र क्या कहलाता है, लेरिंग्स कहलाता है। लेकिन यहां पर मैंने पक्षियों के लिए भी बताया, पक्षी किस में आते हैं, एविज वर्ग में आते हैं। और पक्षियों के लिए मैंने बताया आपको यहां पर होता है सेरिंग्स या सिरिंग्स कह सकते हैं। कि पक्षियों में पाए जाने वाला अगर स्वर यंत्र की अगर बात करें तो वो होता है सेरिंग्स या सिरिंग्स होता है। यहां से लेकर अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें, ये ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया को श्वास नली बोलते हैं। सियाकार के कोटिलेज उपास्थि के बने अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। और इस ट्रेकिया की अगर लंबाई की अगर बात करें तो वो होती है 12 सेंटीमीटर की। कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर की। यहां पर जो बायां फेफड़ा जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। वजन की 565 ग्राम होता है। इनमें पाई जाने वाली ये जो होती है ये इनको बोलते हैं वायु कुप्पिकाएं। और वायु कुप्पिकाओं की टोटल संख्या की अगर बात करें तो मैंने कितनी बताई यहाँ पे, 75 करोड़। टोटल कितनी होती है, 75 करोड़ होती है बेटा। ये श्वसन आयतन को बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद में जो प्लूरोन द्रव जो था ये घर्षण से बचाने का कार्य करता है। उसके जस्ट नीचे ये मैंने यहां पर बताया कि इसके जस्ट नीचे यहां पर पाया जाता है डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं तनुपट। और दोनों फेफड़ों के मध्य पर यहां पर जो जगह खाली स्थान जो होता है या खाली जगह जो होती है इसको बोलते हैं मीडिया स्टिनम। क्या बोलेंगे, मीडिया स्टिनम बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा फेफड़े या मौलिक अंग। श्वसन के लिए अगर मौलिक अंग की अगर बात करें तो वो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जंतु जगत में, मैंने जीवों में श्वसन बताया आपको कि जीवों में श्वसन के लिए जैसे प्रोटोजोआ है या पोरीफोरा है या सिलेटेंट्रा है या टिनोफोरा है, इनमें जो श्वसन जो होगा वो बाह्य कोश के श्वसन द्वारा होता है या बाह्य विसरण या बाह्य डिफिजन द्वारा होता है या विसरण विधि द्वारा होता है। कुछ संघ के प्राणी ऐसे भी हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन का अभाव होता है या श्वसन का अभाव होता है। तो वो है प्लेटीहेल्मिंथेज और एस्केल्मिंथेज। इनमें श्वसन और ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उसके बाद में जैसे एनिलिडा है, एनिलिडा के बाद में जैसे मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है। जैसे एनिलिडा में श्वसन जो होता है, जैसे एनिलिडा में कौन से आते हैं, केशव वगैरह आते हैं। एनिलिडा में जो श्वसन जो होगा वो नम त्वचा के द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा के अंदर अगर बात करें तो ऑर्थोपोडा के अंदर जो श्वसन जो होता है, इंसेक्ट किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। और ऑर्थोपोडा में श्वसन जो होता है वो ट्रेकिया श्वास नली के द्वारा होता है। ऐसे अगर बात करें मोलस्का में श्वसन जो होगा वो गिल्स के द्वारा होता है, टेनिडियम के द्वारा श्वसन होता है। उसके बाद में मैंने बताया आपको कि कोडेट्स जंतु जगत का अंतिम संघ होता है। और कोडेट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे पीसीज आता है, एम्फीबियंस आता है, एवीज वर्ग आता है, रेप्टिलिया आता है। तो पीसीज की अगर बात करें, पीसीज में कौन से आते हैं, जैसे मछली वगैरह आती है। और पीसीज में श्वसन जो होता है वो क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। अगर बात करें यहां पर कि पीसीज के अलावा जैसे
एम्फीबिया है। एम्फीबिया में जो शोषण जो होता है वो गलफड़ों द्वारा होता है, या ये कह सकते हैं फेफड़ों द्वारा शोषण, दोनों प्रकार से शोषण होता है उसमें। एक इसका एक्सेप्शन होता है एम्फीबिया का, अगर एक एक्सेप्शन की अगर बात करें, अपवाद की अगर बात करें, तो अपवाद जो होगा वो होता है इसका मेंढक। मेंढक जो होता है वो किसके द्वारा शोषण करता है, इसमें नम त्वचा के द्वारा शोषण करता है। तो इस एम्फीबिया का अगर एक अपवाद की अगर बात करें तो वो होता है मेंढक। मेंढक में शोषण जो होता है, मेंढक में शोषण जो होता है वो नम त्वचा के द्वारा करता है। लेकिन एम्फीबिया में जो शोषण जो होगा वो किसके द्वारा होता है, एम्फीबिया में शोषण गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों द्वारा शोषण होता है, या फेफड़ों के द्वारा शोषण हो सकता है। लेकिन मेंढक एक ऐसा जीव है जो नम त्वचा के द्वारा शोषण करता है, ये इसका एक अपवाद है। इसके अपवाद के तौर पर अगर मैं और जैसे कल पढ़ा रहा था, मैं आपको हर्ट पढ़ा रहा था, जैसे एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन जैसे हर्ट के लिए एक्सेप्शन की अगर बात करें, जैसे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज, मैंने बताया था आपको कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज ये इसके क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, जैसे एम्फीबियंस में जो मेंढक जो होता है वो इसका एक्सेप्शन होता है, नम त्वचा द्वारा वो क्या करता है, शोषण करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की अगर बात करें तो वो होती है वायु कुप्पिकाई, वायु कुप्पिकाई। और फेफड़े की अगर उत्पत्ति की अगर बात करें तो वो होती है एंडोडर्म के द्वारा होती है। उसके बाद में बायां फेफड़े के तुलना में जो दायां फेफड़ा है वो उसका वजन की अगर बात करें वो होती है 625 ग्राम होता है। उसका वजन कितना होता है, 625 ग्राम होता है। इसके जो क्या करता है, आपस में इन पिंडों को बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्लास आगे कर लेते हैं।